ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੀਕ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰਾ MLA ਨਾਗਰਾ ਕਹਿ ਨੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੌਤ, 60 ਜ਼ਖਮੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਜਲੇਗੀ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। That Aam Aadmi Party's CM candidate of 2022 elections will contest the assembly elections from the constituency Dhuri. Dhuri constituency falls under the Sangrur district, which is also the hometown of Bhagwant Mann Sahab. Dhuri constituency falls under the Lok Sabha seat of Sangrur, which is also the seat which Bhagwant Mann Sahab has represented in the Lok Sabha in the year 2014 and 2019. हमें विश्वास है कि इस बार धूरी के लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद भगवंत मान साहब पे बख्शेंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भगवंत मान साहब धूरी हल्के से इलेक्शन जीतेंगे। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे 2022 के इलेक्शन की फ्रंट रनर बनती नजर आ रही है। सारे ओपिनियन पोल्स, सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी केवल अपने CM उम्मीदवार का हल्का आज नहीं बता रही, बल्कि पंजाब के आने वाले 2022 में जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका हल्का क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं, जो आज हमने बताया है। पंजाब के लोग एक बदलाव चाहते हैं। पिछले 50 सालों से पंजाब में 26 साल अकालियों की और 24 साल कांग्रेसियों की सरकार रही। बीते 50 सालों में अकालियों और कांग्रेसियों ने मिलकर पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब पूरा पंजाब एक आवाज में कह रहा है, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका आम आदमी पार्टी नू। पंजाब बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोग एक मौका देना चाहते हैं, भगवंत मान साहब को एक मौका देना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी और हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले भगवंत मान साहब पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री बनेंगे। धूरी हल्के से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मान साहब जीतेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनेगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 2022 ਦੇ ਲਈ क्या चेहरा होगा, मुख्यमंत्री दस रहे हैं, वो ਸਾਡੇ ਨਾਲ खुद बैठे नहीं, आज कारण की है? आज इलेक्शन का इंचार्ज मैं हूं, को इंचार्ज मैं अनाउंसमेंट करूंगा। मान साहब पूरे पंजाब में घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पंजाब के लोग मान साहब को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। और मान साहब हमेशा से लोगों के बीच रहने, लोगों के बीच सारा समय बिताने, लोगों के बीच विचरने
के लिए जाने जाते हैं। तो मान साहब लोगों के बीच हैं, मैं आपके कैमरे के सामने हूं। क्यों चुना गया जिस चीज के लिए? देखिए, हर इलेक्शन की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है और एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत हमने इस हलके को चुना है। ये मान साहब का अपना हलका है, मान साहब के लोकसभा हलके में आता है। मान साहब सेफ सीट पे नहीं, मान साहब पूरे पंजाब में कहीं से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। पूरी पंजाब की आवाम मान साहब से बेशुमार मोहब्बत करती है, लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, हमारी रणनीति है। हम नहीं चाहते कि मान साहब को एक सीट पे लिमिट कर दें, उनकी सारी एनर्जी, सारे समय उनका एक सीट पे जाए। मान साहब पूरे पंजाब भर में कैंपेन करेंगे, माझे में करेंगे, द्वाबे में करेंगे, मालवे में करेंगे। तो मान साहब एक पैन पंजाब लीडर हैं और आम आदमी पार्टी उनके समय का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहती है। मौजूदा विधायक है वहां के दलवीर गोल्डी, कैसे उसको देखते हैं? कंपटीशन किसको मानते हैं, कौन सी पार्टी को मानते हैं? देखिए, मान साहब के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन है। धूरी हल्का वो हल्का है जो 2014 में भी, लोकसभा में भी मान साहब जीते। जब लोकसभा में उनके सारे हलकों का अगर आप असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के आंकड़े उठाकर देखें तो 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। और मान साहब आज उस शख्सियत, उस उम्मीद का नाम है जो पंजाब के 117 हलकों में से कहीं से भी लड़ते तो वो जीतते। और आज मान साहब को पंजाब के लोगों ने, खास करके धूरी के लोगों ने बड़े प्यार से और बड़े आदर सत्कार से उनसे दरख्वास्त कर कर कहा कि आप हमारे हलके से लड़ें। तो मान साहब ने यह फैसला लिया, पार्टी ने यह फैसला लिया कि मान साहब को मैदान में धूरी हलके से उतारा जाए। बताएं, पहले ये वाला कर लें सर। आम आदमी पार्टी ओपन टू हैव अलायंस विद द थर्ड फ्रंट एट द नेशनल लेवल। आम आदमी यार, पंजाब इलेक्शन की बात हो रही है, आप कहां थर्ड फ्रंट पे पहुंचे? वी आर, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। I don't have an answer to this. It's a hypothetical question. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, एक वोट केजरीवाल लो, व्हाई नॉट भगवंत मान? वो भी है, वो तो है ही, वो तो चेहरा है हमारे इलेक्शन। मान साहब तो हमारे इलेक्शन का चेहरा है, पर पंजाब के एक एक इंसान के दिल में बसते हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये जो जोड़ी है, ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 साबित होगी। इसीलिए पंजाब के लोग जहां जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जबान नहीं कह रहा, लोगों के बीच जाकर आप सुनिए, लोग कहते हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, एक मौका झाड़ू को, एक मौका आम आदमी पार्टी को। और 2015 से 2021 तक 6 साल आम आदमी पार्टी ने जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में दिखाया है, जिसके बारे में पंजाब के लोग जानते हैं, आज उस मॉडल को लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, पंजाब के लोग कह रहे हैं एक मौका केजरीवाल को, एक मौका झाड़ू को, एक मौका आम आदमी पार्टी। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। चार मंत्री और मैं क्या कह सकता हूं इसमें? राघव जी, मुझे लगता है कि ਰਾਘਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਲੋਕ उस पर अलग से आपसे बात करेंगे, जवाब देंगे उस पर, अभी देंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं दो चीजें बता रहा हूं। फ्रंट की बात कर रहे हैं, रुक जा 2 मिनट तो रुक जा। एक तो ये मेरा मानना है, आज के समय मुझे लगता है कि 2022 के पंजाब इलेक्शन में सिर्फ एक ही पार्टी है जो अपने सीएम चेहरे, सीएम कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करके ये इलेक्शन लड़ेगी। ना अकाली दल कर रहा है, कांग्रेस तो किसी हालत में नहीं कर सकती, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी में। बीजेपी और कैप्टन दौड़ में ही नहीं है, वो भी नहीं कर रहे। यहां तक कि एसएसएम भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा सीएम चेहरे की नहीं करने जा रहे। सिर्फ एक ही पार्टी है
जो 2022 के इलेक्शन में अपना सीएम चेहरे का नाम ऐलान कर लड़ने जा रही है, वो है आम आदमी पार्टी। जहां तक और सवालों की बात है, नेशनल फ्रंट 24 में इलेक्शन है, आज 22 में पंजाब का इलेक्शन, पहले आम आदमी पार्टी को जीतने दीजिए, उसके बाद मैं 24 के जवाब दूंगा। मैं आज कैसे जवाब दे दूं मैं 24? ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੜੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ कि ਤੁਸੀਂ थोप रहे हो गलत। अब देखो मेरी बात, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पार्टी मुझ पे दबाव बना रही है कि होर्डिंग लगाओ, पोस्टर लगाओ, और मेरा नाम लेकर उन्होंने बात कही। मेरी आखिरी बार बंगर साहब से बात जुलाई में हुई थी, और जब उनको कैंडिडेट बनाया था तो एक दिन मैंने उन्हें फोन किया था। जुलाई से लेकर आज तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। वो अच्छा काम कर रहे थे अपने हल्के में, आज तक पार्टी ने उन्हें नहीं कहा। लेकिन सुनो, लेकिन कोई भी पार्टी, मेरी बात खत्म, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को तो बोलेगी यार होर्डिंग पोस्टर लगा ले, पैम्फलेट बांट दे, पर्चा बांट दे, पार्टी के नाम पे वोट। कौन सी पार्टी नहीं कहती? अकाली दल नहीं कहता होर्डिंग पोस्टर लगाओ, कांग्रेस नहीं कहती होर्डिंग पोस्टर लगाओ। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि नहीं जा रहा? मुझे लगता है, यह मेरा मानना है कि ये सारी पार्टियां जिनकी करप्शन की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान की सरकार बनती है। ये पार्टियां षड्यंत्र रचती हैं। कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, कैप्टन साहब रल के मिल के आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। षड्यंत्र रचे जाएंगे। अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे डर लगता है यह सोच के, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे डर लगता है यह सोच के कि अभी क्या क्या षड्यंत्र ये लोग हमारे साथ रचेंगे। पिछली बार नरेश गुजराल साहब, शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा एमपी, ने मीडिया के सामने कहा था कि बीजेपी ने वोट ट्रांसफर कराए कांग्रेस को ताकि कांग्रेस की सरकार बन जाए। केजरीवाल को रोक लो पंजाब में आने से, आम आदमी पार्टी को रोक लो। क्लिनिकल प्रिसेप्शन से आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वोट निकालकर कांग्रेस की झोली में डाला था पिछले 2017 के चुनाव में। आप जानते, मैं जानता हूं। तो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाएंगी। अब कुछ बता रहे हैं लोग कि जो साथी हमें छोड़ के गए, शायद उनका कोई मोगा में हॉस्पिटल है, वहां पर अबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा था, वहां पे कुछ मेडिक्लेम से रिलेटेड कुछ इरेगुलरिटीज थी, उसके चलते दबाव में उन्हें वहां से हटाया गया है। ये तो साफ बाजार में ये बात है। कहने का मतलब यह है कि षड्यंत्र रचे जाएंगे, हम सबको सावधान रहना है, आपको भी मुझको भी। सीएम चन्नी ने कहा है, उन्होंने कहा सीएम चन्नी ने कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ। अच्छा सवाल है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अच्छा ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? अच्छा सवाल। क्वेश्चन पूरा होने दो कि आम आदमी पार्टी मानती है कि मोदी सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा कर दी है या नहीं कर दी? अच्छा सवाल, पार्टी का क्यों? मैं दस रहा, बहुत अच्छा सवाल है। फर्ज करिए, मान लीजिए कि चन्नी साहब पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई, वो पॉलिटिकल है, सियासी है, सियासी कारणों से रेड हुई, मान लेते हैं, फर्ज करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी पर भी जब रेड हुई थी उनके दफ्तर में, उनके घर पे, वो भी सियासी कारणों से हुई, पॉलिटिकल रेड थी। ये दोनों रेडें, केजरीवाल साहब की भी रेड पॉलिटिकल थी, चन्नी साहब पर जो रेड हुई ये भी पॉलिटिकल है, दोनों मोदी ने करवाई। ठीक है, यहां तक तो चन्नी साहब भी मान रहे, मैं भी मान रहा हूं। केजरीवाल साहब के घर पे रेड होती है तो 10 मफलर मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चन्नी साहब के घर पे रेड होती है तो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, 56 करोड़ की एंट्रियां मिलती हैं, 21 लाख का सोना मिलता है, करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, महंगी गाड़ियों के कागजात मिलते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि ये 10 करोड़ रुपए केजरीवाल या राघव चड्ढा ने तो जाकर चन्नी साहब के रिश्तेदार के घर पे रखी नहीं। मैं तो 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां लेकर नहीं गया कि चन्नी साहब रख लो अपने घर पे, ईडी वाले आ रहे हैं, मेरे को फंसाना है आपको। तो ये कहां से आया? और कहा जाता है
बताया जा रहा है, आप सब में से ही बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आज से 4 महीने पहले तक चन्नी साहब के भतीजे के पास यह दौलत नहीं थी। सिर्फ 111 दिन जब चन्नी साहब सीएम रहे, एक भतीजे के पास अगर 10 करोड़ और 56 करोड़ की एंट्रियां आ गई तो सोचो बाकी भतीजों और रिश्तेदारों के पास क्या क्या आया होगा, और सोचो कि चन्नी साहब के पास क्या क्या आया होगा, और सोचो कि 111 दिन की बजाय अगर चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते तो क्या क्या कमा लेते, कितना लूट लेते पंजाब को। चन्नी साहब ने बादलों को और कैप्टन साहब को सबको पीछे छोड़ दिया, बड़ी लंबी लकीर खींची, कमाल कर दिया है। इतना पैसा कमाया, उसका जवाब अलग से अभी देंगे, अभी थोड़ी देर में। 130 करोड़ रुपए करतार सिंह जी को मिले, जेड़े गिलास तो कहां मिला? कोई नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। ये कहां मिला? आप पंचनामा दिखाओ। सीधे तौर पे कांग्रेस फोटो दिखा रही है, कोई ऐसे दिखा रही है, कोई फर्जी कुछ भी चला देती है कांग्रेस। कहां मिला, क्या मिला? कुछ भी चला रहे हैं। और मैं साफ आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो गई है। चन्नी साहब कहते थे मैं आम आदमी हूं, गरीब घर से आता हूं, ये लोग मुझ पे हमले करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूं। आज चन्नी साहब की गरीबी पंजाब। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਪੜਾਸ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। जिथे सरकार झूठे वादे झूठे लारे पिछले साल भर तो सरकार चलो 4.5 साल ही नहीं सी, लेकिन पिछले 8-9 महीनों तो जिस तरह के इस कांग्रेस पार्टी ने सरकार नाम की चीज नूं बदनाम किया है, मैं तो कहती कि ये कह सकते हैं कि कल्ले कुर्सी की राजनीति चली है, जिथे अपने चहेतियां नूं नौकरियां, उन्होंने मुंडे धीआं नूं नौकरियां मिलियां ने कुर्सियां बचाने वास्ते, ते जिन्हां दे घरां तो घर घर नौकरी दे फॉर्म भराए, वो बेचारे उन्होंने बच्चे 5 साल दे रुलदे फिरदे ने नौकरी की आस विच। भावें कैप्टन साहब जिहड़े जरूर भुगतणगे, जिहड़ी झूठी सौं खादियां सीगा उहदा नतीजा इन्हां इलैक्शनां 'च लोकी देणगे, रब आप देऊगा। दूजे पासे एक आम परिवार तो कहण वाले चन्नी साहब मजबूरी विच मुख मंत्री तां बन गए, लेकिन गरीब परिवार दे नां 'च जिस तरह दी 111 दिनां 'च ठगियां मारियां ने, मैं समझदी हां जे एक दिन विच एक रेड दे एक दिन दे एक रिश्तेदार दे घर तो 11 करोड़ रुपए सोना घड़ियां की कुछ लभ गया, ते फिर पंजाब दी जनता नूं कल्ले अंदाजा लाने की लोड़ है कि 111 दिन च इन्हां दे सैकड़ों रिश्तेदारां दे कोल की कुछ जमा होगा। लोकां वास्ते तां खजाना खाली सीगा, वड्डे वड्डे इश्तिहारां च कदे 5-5 मरले प्लॉट गरीबां नूं देण दा दावा, कदे नरना दा किसानां नूं ढुकदा मुआवजा देण दा दावा, कदे कच्चे मुलाजिम 36,000 नूं पक्के करन दा दावा। दावे किन्ने सीगे, लेकिन इन दावियां दी आड़ च जे तां रेता दी माइनिंग चल रही सी ते उस माइनिंग दी अगवाई कौन कर रहा सी? मुख मंत्री आप, जिहदे करके अज सारा चानन हो रहा, सामने आ रहा है। ते सब तो मजाकिया गल आ हैगी कि कहंदे ने कि मेरे उत्ते जिहड़ा प्रधानमंत्री दी इत्थे यात्रा हुई सी उस करके मेरे उत्ते ईडी दी रेड की हुई है, एक वंडेटा, एक बदलाखोरी दी नीयत नाल। पर जिहड़े पैसे करोड़ों रुपए 11 करोड़ रुपए मिले गए ने, कि वो उत्थे ईडी रख के गया सी या फिर तुहाडा रिश्तेदार किहड़े बैंक तो कढवा के लाया सी, वो दस दो तो सारा पता लग जाऊगा कि बदलाखोरी किया। बदलाखोरी जरूर कर दिया ने, सेंटर करदी रही है, हुण भी चलदा है, पहले भी चलदा सी, हमेशा ही चलदा रहा। तुसीं भी कर रहे सीगे पंजाब च, आही कुछ तो तुसीं भी कर रहे सीगे, लेकिन पैसे जिहदे मिले ने वो फिर दस दो किहड़े बैंक तो कड्ढे ने। सो भावें मुख मंत्री नूं भंगड़े पाउण तो समा नहीं सी, फिर मैं टेंट भी लाए ने, मैं तंबू भी लाए ने, मैं आफला भी किया, टिमका भी किया। हुण आ चीज़ जिहड़ी शायद पहली बारी तुसीं मुख मंत्री बने तो करोड़ों रुपया तुहानूं 100 दिनां दे विच इकट्ठे करन दा मौका भी तुहानूं पहली बारी मिलिया, तो उस पहली बारी च तुसीं किन्ने इकट्ठे करके आ भी लोकां दे सामने जग जाहिर होया हैगा। आज मैं लोगों को आही अपील करांगी कि आ सरकारां झूठ तो सिवा कुछ नहीं, कैप्टन साहब की झूठी सौ, कांग्रेस की करप्शन, हर मंत्री ने
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੌ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਘਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਵੇਚ ਕੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੋਆ ਕਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ 2017 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੋਆ 'ਚ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 2017 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਪਰ 2019 'ਚ ਫਿਰ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਧੂਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਧੂਰੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਧੂਰੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਬਣੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਨ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ VIP ਅਤੇ ਡੀਲੈਕਸ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ। कोई ज्यादा दूर नहीं है और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समंदर दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। समंदर की लहरों में, सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी।
इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। साथियों, जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है। जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। साथियों, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार, एक नई सोच लेकर के जाते हैं। इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका अनुभव भी होता है। तीर्थ यात्रा में तो खासकर हमारी इच्छा होती है कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। यात्रा से जुड़ी अन्य परेशानियों में हमें जूझना न पड़े, उलझना न पड़े। सरकार और संस्थाओं के प्रयासों ने कैसे कई तीर्थों को संवारा है। सोमनाथ मंदिर इसका भी जीवंत उदाहरण है। आज यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था हो रही है, सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है, यहां बेहतर प्रोमेनाड विकसित किया गया है, पार्किंग सुविधा बनाई गई है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, साफ सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। एक शानदार पिलग्रिम प्लाजा और कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी अपने अंतिम चरणों में है। हम जानते हैं, अभी हमारे पूर्णेश भाई उसका वर्णन भी कर रहे थे, मां अंबाजी मंदिर में भी इसी तरह के विकास और यात्री सुविधाओं के निर्माण के लिए विचार चल रहा है। द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, गोमती घाट समेत और भी ऐसे कितने ही विकास कार्यों को ऑलरेडी हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। ये यात्रियों को सुविधा भी दे रहे हैं और गुजरात की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत कर रहे हैं। मैं इस उपलब्धियों के बीच गुजरात के सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी इस अवसर पर जरूर साधुवाद देता हूं कि बधाई देता हूं। आपके द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भी जिस तरह विकास और सेवा के काम सतत किए जा रहे हैं, वो सब कुछ मेरी दृष्टि से तो सबका प्रयास, इस सबका प्रयास की भावना के उत्तम उदाहरण है।
सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना की मुश्किलों के बीच जिस तरह यात्रियों की देखभाल की, समाज की जिम्मेदारी उठाई, उसमें जीव ही शिव, ये जीव ही शिव के हमारे विचार के दर्शन होते हैं। साथियों, हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना बड़ा है, इसको बहुत प्रमुखता से दर्शाया जाता है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जितनी ताकत है उतनी हमारे एक एक राज्य में है। ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। आप किसी भी राज्य का नाम लीजिए, सबसे पहले मन में क्या आता है? गुजरात का नाम लेंगे तो सोमनाथ, द्वारिका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, धौलावीरा, कच्छ का रण, ऐसे अद्भुत स्थान मन में उभर आते हैं। यूपी का नाम लेंगे तो अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग, कुशीनगर, विंध्याचल जैसे अनेकों नाम एक प्रकार से अपने मानस छवि पे छा जाते हैं। सामान्य जन का हमेशा मन करता है कि इन सब जगहों पर जाने को मिले। उत्तराखंड तो देवभूमि ही है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी वहीं पर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मां ज्वाला देवी वहीं है, मां नैना देवी वहीं है। पूरा पूर्वोत्तर देवी और प्राकृतिक आभा से परिपूर्ण है। इसी तरह रामेश्वरम जाने के लिए तमिलनाडु, पुरी जाने के लिए उड़ीसा, तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश, सिद्धि विनायक जी के लिए महाराष्ट्र, सबरीमाला के लिए केरला का नाम आता है। आप जिस किसी भी राज्य का नाम लेंगे, तीर्थाटन और पर्यटन के एक साथ कई केंद्र हमारे मन में आ जाएंगे। ये स्थान हमारी राष्ट्रीय एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों की यात्रा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। आज देश इन जगहों को समृद्धि के एक मजबूत स्रोत के रूप में भी देख रहा है। इनके विकास से हम एक बड़े क्षेत्र के विकास को गति दे सकते हैं। साथियों, पिछले 7 सालों में देश ने पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है। पर्यटन केंद्रों का ये विकास आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान है। देश की हेरिटेज साइट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास इसका बड़ा उदाहरण है। पहले जो हेरिटेज साइट्स उपेक्षित पड़ी रहती थी, उन्हें अब सबके प्रयास से विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग के लिए आगे आया है। इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसे अभियान आज देश के गौरव को दुनिया के सामने रख रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं। ये सर्किट न केवल देश के अलग अलग हिस्सों को अपने में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, बल्कि पर्यटन को नई पहचान देकर सुगम भी बनाते हैं। रामायण सर्किट के लिए उसके जरिए आप भगवान राम के जुड़े जितने भी स्थान हैं, भगवान राम के साथ रामायण में जिन जिन चीजों का उल्लेख आता है, उन सभी स्थानों का एक के बाद एक दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे द्वारा
विशेष रेल भी शुरू की गई है और मुझे बताया गया कि बहुत पॉपुलर हो गई है। एक स्पेशल ट्रेन कल से दिव्य काशी यात्रा के लिए भी दिल्ली से शुरू होने जा रही है। बुद्ध सर्किट देश विदेश के ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫਤਿਹ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੀ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ, हर पक्षों में कहती हाँ कि हरेक इंसान का बोझ वधिया है। कोई अज इस मंडी विच कोई दुकानदार हो या कोई पिंडा च कोई रहन वाला, कोई आम परिवार, शहर च रहन वाला कोई परिवार होए, कोई नहीं कह सकता कि इन्हां 5 साल च मैं तरक्की की है, मेरा कोई फायदा होया है, मेरा सूबा अगे वधिया है, ते जब सूबा अगे वधिया तो मेरा भी फायदा होया है। बल्कि मैं आ कह सकती हूँ हरेक दे उत्ते बोझ वधिया है, बेरोजगारी वधी है। 5 साल पहले जिन्ने बेरोजगार बच्चे सिगे आंकड़े देख लो, उस तो 5 गुना वध गए ने जिन्हां ने घर घर नौकरियां दे फॉर्म भरवाए सिगे। फॉर्म तुहाडे बच्चों ने भरे, बेरोजगारी 5 गुना तुहाडे बच्चों दी हुई है। ते जिन्हां ने फॉर्म भरवाए सी ना, उन्हां दे रिश्तेदारां ते धीआं पुत्तां दे बथेरे नौकरियां लगे चुप चुपीते, जिहड़ा तुहानूं पता नहीं लग्या, कदे कुर्सी बचाउण वास्ते ते कदे आपदी लोकां दी मदद करन वास्ते। उन्हां दे बच्चों दे तां लग गई, लेकिन तुहाडे बच्चे बेरोजगार फिरदे ने। बेरोजगारी होए, महंगाई होए, अज महंगाई दा मार दा सामना कौन नहीं कर रहा? स्कूलों दी फीसां देख लो, बिजली दे बिल 5 साल जिस तरह इन्हां ने ला के रखे, या फिर पेट्रोल डीजल दी कीमतां हो गया, दालां तेलां दी, हर पक्षों हर इंसान दे उत्ते बोझ वधिया है। ते आमदन एक बंदा दस दे भी इस मंडी च या इस इलाके च पंजाब दे किसे को ना आमदन किदी वधी है? आमदन हरेक दी घटी है, क्योंकि पंजाब दे उत्ते 5 सालां दे विच इन्ना वड्डा बोझ पै गया, जिथे वड्डा किसानी दा संकट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री 4-4.5 साल कदे दफ्तर गया ही नहीं, ते कांग्रेस पार्टी ने अपने सूबे की अगवाई तो पैरवी जिस तरीके दे नाल करनी सी, उन्हां नूं ओहदी परवाह ही नहीं सी। परवाह सिर्फ पंजाब दे खजाने नूं लुट्टण च इन्ने रुझे होए सी कि जद काले कानून बन रहे सिगे ते फिर आप दे केसां नूं बचाउण वास्ते ते आप दी अपनी करप्शन करन वास्ते वो काले कानून भी बन लिते देन बन गए। थे आज वही मुख्यमंत्री जिन्हें उस टाइम सहमति दिती सी, वो मुख्यमंत्री आज भाजपा दे नाल जाके रल मिल गया। इस तो वड्डा सबूत तुहानूं की चाहिदा कि रली मिली भुगत की चल रही सी। किसानी संकट खड़ा होया, साडे भरा शहीद होए, पंजाब दे हालात विच भाईचारक सांझ विच, तरक्की विच, विकास विच हर पक्षों तकलीफ आई। ये परमात्मा की वड्डी रहमत की साडे किसान डटे रहे ते परमात्मा की रहमत नाल साडी जित भी हुई। लेकिन नाल दी नाल कोरोना की महामारी, भावें लॉकडाउन होए, भावें बीमारी होए, ना इस सरकार ने हस्पतालों च व्यवस्था, ना अपने लोगों के उस संकट के समय च जिथे साडे गरीब सवेर नूं कमा के शाम नूं वो आपदा ढिड भरदे सी ते लॉकडाउन वेले बाहर तक नहीं निकल सकते सीगे। ना उन्हां दी बांह फड़ी, ना उन्हां दी सार लिती, ना उन्हां दी सेहत नूं देखिया। बल्कि मैं आ कह सकती हाँ कि दिल्ली तो जिहड़ा राशन गरीबां वास्ते भेजिया जांदा सी, इन्हां दे मंत्री ते वो भी बेच के खा गए, गरीब दे ढिड च लत्त मार के गरीब दा राशन खा गए। सेहत मंत्री सी ते की जाके देखना सी सेहत सुलता दा की हाल है, वो तो की देखना सी, कदे पीपी
किट बेच के पैसा खा गए तो कदे वैक्सीन आंदी सी ते वैक्सीन भी प्राइवेट हस्पतालों ਨੂੰ बेच के वो भी खा गए। देना की सी बादल साहब दे दिते हुए आटे दाल दे कार्ड वो भी कट गए ते जिन्हां ਨੂੰ मिलदा सी वो भी खो लिया ते गरीबां दे ते फिर बच्चों दे वजीफे ताईं भी नहीं छड्डे। हर पक्षों भावे मंत्री होए भावे मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री नु देख लो, चलो ला दिता कैप्टन ने कख नहीं किया, बड़ा मैं तो गरीबां दा मुख्यमंत्री है चन्नी साहब कहंदे। ते चन्नी साहब एक दिन रेड हुई तो एक रिश्तेदार दे घर तो 11 करोड़ रुपए मिल गए थोड़े ते 111 दिनां च थोड़े 100 रिश्तेदारां दे कोल किन्ने क पैसे होणगे आज तुसीं अंदाजा ला लो। थोड़े वास्ते तो कल्ले इश्तिहार कच्चियां नूं पक्का करता, गरीबां नूं 5-5 मरले प्लॉट देते, नरमा दा मुआवजा दिता, तुहानूं तो गल्लां च उलझाई रखिया, लेकिन मगरों जेड़ा रेता दा खनन करके भ्रष्टाचार करके इलीगल को जेड़े पैसे कमाए आज। दिल्ली 'ਚ खत्म हुई कोरोना की पीक, सेहत मंत्री। दिल्ली ਵਿੱਚ कोरोना संक्रमितां की गिनती ਵਿੱਚ कमी ਨੂੰ देखते हुए सेहत मंत्री सतिंदर जैन ने कहा है कि दिल्ली ਵਿੱਚ कोरोना पॉजिटिविटी रेट 22 ਤੋਂ 23% ਤੋਂ घट के 17 ਤੋਂ 18% ਉੱਤੇ आ गई है। इस तो स्पष्ट है कि राज्य ਵਿੱਚ संक्रमितां की गिनती ਵਿੱਚ कमी आई है। सतिंदर जैन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों तो घट रहे मामलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजधानी में कोरोना का पीक खत्म हो रहा है। इस तो पहला 19 जनवरी को सेहत मंत्री ने कहा सी कि राजधानी की सकारात्मक दर 30% तो घट के 22 तो 23% उत्ते आ गई है। 6-7 दिन के अंदर जो टोटल बेड ऑक्यूपेंसी थी वो स्टेगनेंट हो गई है, वो भी कम हो गई है। दिल्ली के अंदर केसेस जो 28,000 तक गए थे वो कम होकर 12,000 पे आ गए हैं, और आज का जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो इससे भी काफ़ी कम है, वो लगभग 10,500 के आसपास डाटा लग रहा है। और पॉजिटिविटी भी काफ़ी तेज़ी से घट रही है। अब जो पॉजिटिविटी आने वाली है वो 17-18% के बीच में आ रही है। तो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है, इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना था पहले कि दिल्ली के अंदर 1 लाख केसेस भी पर डे आ सकते हैं, अब वो खतरा टल गया है। 28,000 पर आने के बाद, पीक आने के बाद अब तेज़ी से केस नीचे गिर रहे हैं, और पॉजिटिविटी भी तेज़ी से 30% से जाने के बाद घटते घटते 17-18% पे आ गई है। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने माननीय एलजी साहब को 3 चीज़ों के रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए लिखा है। एक तो इवन ऑड जो दुकानों का है उसको ख़त्म करने के लिए, दूसरा वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने के लिए, और तीसरा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने के लिए। तो उनसे निवेदन किया गया है कि इनको अलाउ किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जो कोरोना का जो बहुत बड़ा खतरा था वो कम हो गया है और केसेस भी काफ़ी कम हो गए, इसके लिए निवेदन किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कल जो टेस्ट हैं, RT-PCR टेस्ट हैं और दूसरे टेस्ट हैं, उनके रेट को कम किया गया है। अब RT-PCR टेस्ट जो पहले 500 रुपये था उसको 300 रुपये कर दिया गया है प्राइवेट के लिए, और घर से जो सैंपल लेते थे पहले 700 रुपये था उसको 500 रुपये कर दिया गया है। और जो रैट टेस्ट था, रैपिड एंटीजन टेस्ट था, जो 300 रुपये था उसको 100 रुपये कर दिया गया। इन रेट्स को कम किया गया, घटाया गया ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सर एक सवाल है, कल मामले कम हो रहे हैं, कल मौत हुई थी बहुत ज़्यादा, 43 मौत हुई थी। देखो 43 में से 3 ऐसी डेथ थी जो कि प्राइमरी कॉज था, जिसका कोविड था। बाकी प्राइमरी कॉज सभी के किसी और वजह से थे। 40 जो डेथ थी जिसके अंदर कैंसर के लोग थे, किडनी डिजीज़ थी, 2 केसेज ऐसे थे कि जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा वाले केस थे, तो वो सारे मिक्स था। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो था वो था 3 लोगों का था। डेथ देखिए अस्पताल में काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको कोविड वहाँ पे जाके हो जाता है। सर ये इवन ऑड भी खत्म हो रहा है क्या? इसी के लिए हमने एलजी साहब को लिखा है कि इवन ऑड को दुकानों के लिए ख़त्म किया जाए, वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए, और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% संख्या के साथ 50% एम्प्लॉय के साथ चलाने की अनुमति दी जाए। हम आशा करते हैं कि आज उसको अभी हमने 3 चीज़ों के लिए किया है, देखते हैं 2-4 दिन में और कम होगा तो फिर दोबारा से करेंगे। ये रिक्वेस्ट की गई। गिद्दड़बाहा पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के हक च चोण प्रचार लई हलका गिद्दड़बाहा विखे पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल। गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਦਰਵੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ? 100 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣਾ 28 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਫੜੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਫੜਾਇਓ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਤਾ ਗੱਲ ਫੜਨਾ। ਸਣੀ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲਾ ਜੀ, ਅਮਾਨਤ ਸਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਲਿਬੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟੀਮ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਵਤ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਗਿੱਦੜਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਗੜਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 12,000 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਕੰਮ। तो पहली पौड़ी तो डिम्पी की है। मैनू बड़ा खुशी है कि बहुत परिवार श्रोमणी अकाली दल जा रहे हैं। थोड़ा घर है, थोड़ा परिवार है, सो आप इकट्ठे होके निशाना एक रखिए। सरकार अपनी बनाई है। मैं पूरे पंजाब च घूम के आया, मैं लगता मैं ही लीडर आई 3 साल 3 महीने हो गए घरों निकले। दूजे ने हाली गड्डी स्टार्ट ही नहीं की, हले तक डांगो डांगी हो जाते कांग्रेस की तो छितरो छितरी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ 3 ਮੰਦਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, 3 ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਵੇਂ 3 ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੁੰਡੇ ਪੜ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਖੁਲੀ ਚੜੀ ਪਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਾਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 25000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, 25000 ਨਾਲ। ਸਰੋਪੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਲਾਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਰਾਹ ਦਾ ਲਾਲੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਪੱਛ ਹੋ ਜਾ, ਪੱਛ ਹੋ ਜਾ ਬਾਈ, ਪੱਛ ਹੋ ਜਾ ਮੜਾ, ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਰੋਪੇ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਗਰਾ ਕਹਿ ਨੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। मैं चाहता है कंजर आदमी है सारा, जिन्हें इन्नी शर्म नहीं किसी बगानिया कुड़ियों ले जाने सड़क के उत्ते इन्नी गिरी हरकत कर रहे हो। एमएलए देख लो, पैसे दे के हुण कुड़ियां बुला के नचाओगे भी अपना वोटा लैन वास्ते, किड्डी बेशर्मी है। देखो है एमएलए ने बुलाई हुई कुड़ियां आ नच रही, देखो बेचारियां, अगले ने 500 रुपये दिहाड़ी दे के बुलाई बेचारियां, क्या कर वो आप अपने घर की लड़कियों को तो घर पे रख रहा है, आप लोगों को पैसे दे के यहाँ पे डाल के देखिए आप ना यहाँ के आप लोग तो यहाँ के भी नहीं हो, आप लोग यूपी से आए हो बेटे, दिल्ली से आए हो, पेड हो ना, मेरी बात होंगे, अपने घर से कोई सोच के नहीं आता ऐसे बेटे। हमें अच्छी बात, दिल्ली से आए हो आप, यहाँ के एमएलए आपके फादर हो गए, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हो अपने आप को? बेटे मैं वही तो बता रहा हूँ। भाई साहब कोई नहीं, खिंचना फोटो, क्या तेरा बाप है ना, तेरा बाप है खड़ा बेशरम आदमी। बेटे मुझे पता, बेटे आपकी मेहनतों को हम सलाम करते हैं। क्या कह रहे बच्चे, आप तो नहीं, हम आपको सलाम करते हैं, आप हमारी बहनें हैं, आप बहने हो, हम आपका मान करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां महान है। नगरा हमारा नगरा है, कुलजीत नगरा, कुलजीत नगरा, कुलजीत नगरा, कुलजीत नगरा, कुलजीत नगरा, कुलजीत नगरा। ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੌਤ, 60 ਜ਼ਖਮੀ।
ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਲਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਸਫੋਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਇਸਹਾਕ ਦਸਮਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ ਘਾਣਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਗੋਸੋ ਅਤੇ ਬਵਾੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਚਿਰਾਨੋ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਤੋਂ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਸਫੋਟਕ ਟਰੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਘਾਣਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਗੋਸੋ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਜਲੇਗੀ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਤੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਜਲੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਲਭਦਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3843 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1972 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1972 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। manner in the National War Memorial. So shifting is not the question. Where the honor lies is where the names are written, where the National War Memorial, all the Paramveer Chakra awardees, their busts are also there in the National War Memorial. So how is it that anybody can even question which is more important? Unknown soldier under the dome built by the British to honor their own British Indian Army, which got ultimately divided and got bifurcated when some soldiers or the units went to Pakistan. And that monument, really speaking, was a hurried affair. For 50 years, if nobody took an initiative to regularize this, now it has been regularized. So where is the confusion and where is the doubt? I do not understand. I think there is only one place, and that is the National War Memorial that deserves this place of pride and respect. देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए इंडिया गेट क्या है, जहाँ पे अमर जवान ज्योति है। इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो हीरोज थे, जो फॉलन हीरोज थे, वीरगति प्राप्त हीरो थे, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया गया था। अब क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल वॉर मेमोरियल सालों से, शतकों से था ही नहीं, तो हम उसी पे चलते जा रहे थे। सन 1971 की लड़ाई में शानदार जीत के बाद सन 72 में अमर जवान ज्योति लगाई गई, पहले नहीं थी। अमर जवान ज्योति इसलिए लगाई गई कि वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। अब उसके बाद हमारा कोई राष्ट्रीय स्तर पे स्मारक था नहीं, इसलिए वहीं पे चलता रहा सिलसिला। अब जब ये बन गया है तो ये करेक्ट बात है कि यहाँ किया जाए, तो मतलब कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जो अमर जवान ज्योति, आपका सवाल ये था कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अपनी महत्व है, लेकिन जो अब नेशनल लेवल पे ये है, अब वर्ल्ड वॉर देखिए, आप 71 की लड़ाई का अगर कोई हीरो है, उसको आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अगर अमर जवान ज्योति पे, उसका नाम भी नहीं है, और लेकिन उसका नाम यहाँ पर है क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया का 1947 के बाद सबके नाम
नेशनल वॉर मेमोरियल में है। तो मेरी समझ से एक की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती। उसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है, लेकिन इसका एक नेशनल। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।